अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे न्यूज़ रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी टू जुलाई 2023। आरबीआई किन रीजंस की वजह से न्यूज़ में रहा, वो सारे रीजंस आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम पे जाइए एंड वहां पे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो एंड ऐप का नाम है शहजार क्लासेस। हमारा अभी तक का जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो है क्विक रिवीजन सीरीज फॉर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट। इस कोर्स में मैंने 4 सब्जेक्ट्स के 500 प्लस क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है इस कोर्स से आपका कुछ फायदा होगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको बस क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। और अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको मॉक टेस्ट्स की तलाश है, देन योर हंट फॉर क्वालिटी मॉक टेस्ट्स एंड्स हियर। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड अगर आपको लगता है कि ये मॉक टेस्ट्स आपके लिए सूटेबल हैं, तो आप इनमें से कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। ठीक है गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यह बना था ऑन 1st of April 1935 under RBI Act 1934। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यह बना था ऑन 1st of April 1935 अंडर RBI Act 1934 एंड जिस कमिटी ने रिकमेंडेशन दी थी आरबीआई को बनाने के लिए, उस कमिटी का नाम था हिल्टन यंग कमीशन, या जिसका एक और नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस और हिल्टन यंग कमीशन recommended the formation of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका पहले हेडक्वार्टर था एट कैलकाटा, बट हेडक्वार्टर वॉज परमानेंटली शिफ्टेड टू मुंबई इन द ईयर 1937। जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये पहले था एक प्राइवेट बैंक, बट इट वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 1st of January 1949। ठीक है, अभी के टाइम पे गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनका नाम है शक्तिकांत दास एंड ही इज द 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, गवर्नर ऑफ आरबीआई एट प्रेजेंट इज शक्तिकांत दास एंड ही इज द 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यहां पे होते हैं 4 डेप्यूटी गवर्नर्स एंड अभी के टाइम पे जो 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनका नाम है माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर एंड एस जानकी रमन। एस जानकी रमन जो हैं, इनको हाल ही में बनाया गया डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। यानी कि 4 डेप्यूटी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई एट प्रेजेंट आर माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर एंड एस जानकी रमन। ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी 5 होली ओन्ड सब्सिडरीज भी हैं। उनका क्या नाम है, नोट कीजिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज एंड 5th है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। 5 wholly owned subsidiaries of RBI are Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज एंड रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये जो DICGC है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसका क्या काम है? इसका काम है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू एवरी डिपॉजिटर। जिस भी बंदे ने
इंडिया के किसी बैंक में पैसा रखा है, ये DICGC उसको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है। कितना? मैक्सिमम 5 लाख। मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड बाय DICGC टू डिपॉजिटर्स इज ₹5 लाख। ठीक है, ये मैक्सिमम कवर है। एक और चीज आप यहां पे याद रखिए, इंडिया में है 4 प्रिंटिंग प्रेसेस, यानी कि जहां पे करेंसी नोट्स प्रिंट किए जाते हैं। मैसूरू, सालबोनी, देवास एंड नासिक। मैसूरू इन कर्नाटका, सालबोनी इन वेस्ट बंगाल, देवास इन मध्य प्रदेश एंड नासिक इन महाराष्ट्र। ये 4 प्लेसेस ऐसी हैं जहां पे प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, एंड इन प्रिंटिंग प्रेसेस में जो करेंसी नोट्स हैं उनको प्रिंट किया जाता है। इनमें से ये जो मैसूरू एंड सालबोनी है, ये 2 प्रिंटिंग प्रेसेस किसके अंडर आती हैं? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि इनडायरेक्टली दे कम अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की किस सब्सिडरी के अंडर आते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो देवास एंड नासिक की 2 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, ये आती है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको सीधा सीधा नहीं देखता है। इनका कामकाज कौन देखता है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक और चीज आप याद रखिए, जो इंडिया है, इंडिया में है 4 क्वाइन मिंट्स, यानी कि ऐसी जगह जहां पे क्वाइन्स को मिंट किया जाता है, क्वाइन्स को बनाया जाता है। कहां कहां पे है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा, दीज आर 4 क्वाइन मिंट्स लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, और ये जो चारों क्वाइन मिंट्स हैं, ये आती है अंडर सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि इनडायरेक्टली दे कम अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन यह भी आपको याद रखना है, ऑल्दो ये जो क्वाइन्स है इनकी मिंटिंग कैरी आउट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड यहां पे ये जो 2 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं जहां पे करेंसी नोट्स बनते हैं, ये आते हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो करेंसी है उसको इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, करेंसी को इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जस्ट ए सेकेंड। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है, इस रिपोर्ट को जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इसको रिलीज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपको ऐसे ही 1 लाइनर याद रखना है। ठीक है, ये जो डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स है, इसको भी जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, इसको भी जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स है, इसका जो बेस पीरियड है वो है मार्च 2018, एंड इसकी जो बेस वैल्यू है वो है 100। ये जो डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स है, इसके 5 पैरामीटर्स होते हैं, नोट कीजिए। एक है पेमेंट एनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड फैक्टर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई साइड फैक्टर्स, पेमेंट परफॉर्मेंस एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। 5 parameters of digital payments index are payment enablers, payment infrastructure demand side factors, payment infrastructure supply side factors, payment performance and consumer centricity। ठीक है, ये जो डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स है, इसको साल में 2 बार रिलीज किया जाता है, एक इन द मंथ ऑफ मार्च एंड दूसरा इन द मंथ ऑफ सितंबर। डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स को 2 बार साल में रिलीज किया जाता है। सितंबर 2022 में इसकी जो रीडिंग आई थी, वैल्यू आई थी डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स की, दैट वैल्यू वाज 377.46। इससे पहले भी मैंने ये पढ़ाया है। लेकिन इसकी हाल ही में जो नई वैल्यू आई है इन मार्च 2023, वो वैल्यू है 395.57। यही आपको याद भी रखनी है। ठीक है, जो डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स है, ये साल में 2 बार रिलीज होता है, एक इन द मंथ ऑफ मार्च एंड दूसरा इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर 2022 में इसकी वैल्यू आई थी 377.46, लेकिन मार्च 2023 में इसकी वैल्यू आई है 395.57। ये जो डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स है, आरबीआई इसको यूज करता है ये देखने के लिए कि कंट्री में
जो डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट्स है वो कितना हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है इसको हर साल जुलाई में रिलीज किया जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को हर साल जुलाई में रिलीज किया जाता है एंड इस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को आरबीआई ने 2021 में डेवलप किया था, लेकिन इस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का कोई भी बेस ईयर नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का कोई भी बेस ईयर नहीं है। ठीक है, एंड इट इज रिलीज्ड इन जुलाई एवरी ईयर। इस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के 3 पैरामीटर्स हैं, एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी। 3 parameters of financial inclusion index are access, usage and quality. It has no base year. It was developed by RBI in 2021 and it is released in July every year. And July 2022 में जब इसको रिलीज किया गया था इसकी वैल्यू आई थी उस टाइम पे 56.4। इसकी वैल्यू आई थी उस टाइम पे 56.4। इसके बाद है हमारे पास 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वो कौन कौन से हैं नोट कीजिए। एक है नाबार्ड, एक है सिडबी, थर्ड है एक्जिम बैंक, फोर्थ है नेशनल हाउसिंग बैंक एंड फिफ्थ है नैबफिड। नाबार्ड इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सिडबी इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक एंड नैबफिड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इनको हम कहते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये कितने हैं? 5। नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक एंड नैबफिड। एंड इन पांचों ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑल दीज 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बना था इन द ईयर 1982 एंड इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। अभी के टाइम पे नाबार्ड के चेयरमैन का क्या नाम है? इनका नाम है केवी शाह जी। सब पढ़ाया है, आपको याद नहीं है लेकिन मैंने पढ़ाया है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यह बना था इन द ईयर 1990। इसके हेडक्वार्टर हैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश एंड अभी के टाइम पे जो चेयरमैन है उनका नाम है एस रमन। उनका नाम है एस रमन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यह बना था इन द ईयर 1982। इसके हेडक्वार्टर भी हैं मुंबई, महाराष्ट्र एंड चेयरमैन का नाम है हर्षा बंगारी। चेयरमैन का नाम है हर्षा बंगारी। नेशनल हाउसिंग बैंक, यह बना था इन द ईयर 1988। इसके हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में एंड अभी के टाइम पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है शरद कुमार होटा। उनका नाम है शरद कुमार होटा। जो ये नैबफिड है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, यह बना था इन द ईयर 2021। इसके हेडक्वार्टर हैं मुंबई, महाराष्ट्र एंड अभी के टाइम पे जो चेयरमैन है नैबफिड के, उनका नाम है केवी कामत। उनका नाम है केवी कामत। इसके बाद हमारे पास है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। इंडिया में 3 ऐसे बैंक हैं जिनको आरबीआई ने स्टेटस दिया है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। इन अदर वर्ड्स इनको हम कहते हैं लेंडर्स दैट आर टू बिग टू फेल। ये इतने बड़े बैंक्स हैं कि ये कभी बैंकरप्ट नहीं होंगे। इन केस अगर ये बैंकरप्ट हो भी जाते हैं तो जो इंडियन इकोनॉमी है उसको काफी ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए आरबीआई ने इनको स्टेटस दिया है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। वो 3 बैंक कौन से हैं नोट कीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। इन 3 बैंक्स को आरबीआई ने स्टेटस दिया है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ये जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों में से ये एक ही ऐसा बैंक है जो पब्लिक सेक्टर बैंक इस लिस्ट में है। यानी कि एक ही सरकारी बैंक है जिसको आरबीआई ने स्टेटस दिया है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक।
ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये बना था ऑन 1 जुलाई 1955। पहले थे 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल एंड बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज किया गया एंड बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 1921 एंड इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया ऑन 1 जुलाई 1955 एंड इसका नाम बदल के रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड अभी के टाइम पे जो चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उनका नाम है दिनेश कुमार खरा। उनका नाम है दिनेश कुमार खरा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। सबसे बड़ा सरकारी बैंक इंडिया में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एम कैप, यानी कि लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं यह भी मैंने आपको बताया था। एम कैप इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर। एम कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी कंपनी का एम कैप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम देखेंगे कि उस कंपनी ने मार्केट में कितने शेयर रखे हैं, मार्केट में उसके कितने शेयर अवेलेबल हैं एंड मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर कितना है। इन दोनों क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है गाइस, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने विड्रॉ किए ₹2000 करेंसी नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन। ऑल्दो ₹2000 नोट विल बी अ लीगल टेंडर, लेकिन सिर्फ इसको मार्केट से आरबीआई ने विड्रॉ किया है। यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, वो है डिमोनेटाइजेशन। इंडिया में डिमोनेटाइजेशन कब कब हुई है? एक हुई है 1946 में। इस टाइम पे ₹500, ₹1000 एंड ₹10,000 नोट्स वेर डिमोनेटाइज्ड। ठीक है। दूसरी डिमोनेटाइजेशन हुई इन द ईयर 1978 एंड किन नोट्स को डिमोनेटाइज किया गया? ₹1000 नोट्स, ₹5000 नोट्स एंड ₹10,000 नोट्स। एक और इंपॉर्टेंट डेट वो है 2014। 2014 में डिमोनेटाइजेशन नहीं हुई, लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने ये ऑर्डर इश्यू किया कि जो भी नोट 2005 से पहले पहले छपा है उन सबको विड्रॉ करना है फ्रॉम द इकोनॉमी। ठीक है। जो तीसरी डिमोनेटाइजेशन है वो हुई 8 नवंबर 2016 एंड इस डेट को वी ऑल नो 500 एंड 1000 रुपी नोट्स वेर डिमोनेटाइज्ड। उसके बाद 2023 में ₹2000 करेंसी नोट इसको विड्रॉ किया गया फ्रॉम द इकोनॉमी। ठीक है। ये 3 डेट्स आपको याद रखनी है, 1946, 1978 एंड 8 नवंबर 2016। यहां पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। जो ये करेंसी नोट्स हैं इनके पीछे मोटिव्स बने हुए होते हैं। किस करेंसी नोट के पीछे कौन सा मोटिव है वो भी आपको पता होना चाहिए। नोट कीजिए मेरे साथ, 2000, 500, 200, 100, 50, 20 एंड 10। जो 10 रुपी नोट है इसके पीछे बना है सन टेम्पल। 20 रुपीज नोट के पीछे बने हैं एलोरा केव्स। 50 रुपीज नोट के पीछे है हम्पी। 100 रुपीज नोट के पीछे है रानी की वाव। 200 रुपीज नोट के पीछे है सांची स्तूप। 500 रुपी नोट के पीछे है रेड फोर्ट एंड 2000 रुपी नोट के पीछे है मंगलयान। ठीक है। इनको हम कहते हैं मोटिव्स ऑन करेंसी नोट्स। अब आप इनको कैसे याद करोगे मोटिव्स को? मेरे साथ एक ट्रिक याद कीजिए। 10 रुपी से लेकर 100 रुपीज तक आपको याद करना है SEHR शहर एंड 2000, 500 एंड 200 का आपको याद रखना है MRS। ठीक है। जो 10 रुपी नोट है इसके पीछे है सन टेम्पल। 20 रुपी नोट के पीछे हैं एलोरा केव्स। 50 रुपी नोट के पीछे है हम्पी। 100 रुपी नोट के पीछे है रानी की वाव। 200 रुपी नोट के पीछे है सांची स्तूप। 500 रुपी नोट के पीछे है रेड फोर्ट एंड 2000 रुपी नोट के पीछे है मंगलयान। ट्रिक क्या बताई मैंने बताया आपको लिखना है 2000, 500, 200, 100, 50, 20 एंड 10। यहां से SEHR
आर और फिर ऊपर से MRS, ठीक है। सन टेम्पल, एलोरा केव्स, हम्पी, रानी की वाव, मंगलयान, रेड फोर्ट एंड सांची स्तूप। अगर आप अपने एंड से चाहो कोई थंब रूल बनाना, आप वो भी बना सकते हो। अगर आपको लगता है जो मैंने बताया वो इजी है, उसकी भी हेल्प आप ले सकते हो, ठीक है। इट इज अप टू यू। इसके बाद न्यूज है नोंगह्यूप बैंक एडिड टू द सेकंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934। ये जो नोंगह्यूप बैंक है, ये है साउथ कोरिया का बैंक, एंड इसको हाल ही में ऐड किया गया इन दी सेकंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934। जो भी बैंक RBI के सेकंड शेड्यूल में ऐड होता है उसको हम कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इससे पहले मैंने आपके साथ एक न्यूज शेयर की थी, वो ये है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड एक्सिस बैंक, इन तीनों बैंक्स पे पेनल्टी लगाई है। जम्मू एंड कश्मीर पे जो पेनल्टी लगाई थी दैट वाज 2.5 करोड़ रुपीज, एक्सिस बैंक पे 30 लाख रुपीज की पेनल्टी एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे 1.45 करोड़ रुपीज की पेनल्टी। यह न्यूज भी मैंने आपको पढ़ाई है कि जो इंडिया है ये पहली बार रेज करेगा 16,000 करोड़ रुपीज, किनकी हेल्प से? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। जो बॉन्ड होता है इट इज ए डेट इंस्ट्रूमेंट, इससे सरकार मार्केट से पैसा रेज करती है, ठीक है। एंड इंडिया पहली बार जारी करेगा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, कितने के? 16,000 करोड़ के। एंड ये जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं, इनकी जो ऑक्शनिंग है वो कैरी करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनको इशू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन इनकी जो ऑक्शनिंग है इट विल बी कैरीड आउट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं ये ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सरकार इन बॉन्ड्स की हेल्प से जो पैसा रेज करेगी वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज किया जाएगा जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। इसीलिए इनको कहा जाता है ग्रीन बॉन्ड्स। जो भीम ऐप है इसकी हाल ही में सेलिब्रेट की गई 6th एनिवर्सरी। भीम इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम इसकी फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। 2018 में जनरल टीचर का एग्जाम हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन था मेरे पेपर में कि ये जो भीम है भारत इंटरफेस फॉर मनी, इस एप्लीकेशन को किसने बनाया है? इसको बनाया है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो NPCI है इट इज ओन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। NPCI बना था इन द ईयर 2008। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। एंड इसके जो MD हैं एंड CEO हैं, उनका नाम है दिलीप असबे। उनका नाम है दिलीप असबे, ठीक है। ये जो NPCI है इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, CTS चेक ट्रंकेशन सिस्टम, NAC नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भीम अभी मैंने बताया भारत इंटरफेस फॉर मनी। दीज आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ NPCI, ठीक है। और ये जो भीम ऐप है इसको लॉन्च किया था PM मोदी ने ऑन 30th of December 2016, ठीक है। एक और चीज आप यहां पे याद रखिए, वो क्या है? अभी मैंने आपको बताया ये जो NPCI है इसका एक प्रोडक्ट है IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। जो RBI है इसके भी दो पेमेंट सिस्टम हैं, एक का नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एक का नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये दो पेमेंट सिस्टम्स हैं, इनको मैनेज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन जो IMPS है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसको मैनेज करता है NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो ये RTGS है इसका जो मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू है, यानी कि मिनिमम पैसा आप RTGS से कितना ट्रांसफर कर सकते हो, वो है 2 लाख रुपीज। जब आपको मिनिमम 2 लाख रुपीज ट्रांसफर करने होंगे तभी आप RTGS का यूज कर सकते हो। ये जो RTGS है इसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है। RTGS हैज नो अपर लिमिट, यानी कि आप कितना भी पैसा RTGS के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन जो मिनिमम अमाउंट आप RTGS के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो दैट इज 2 लाख रुपीज। यानी कि अगर 2 लाख से नीचे आपको अमाउंट ट्रांसफर करना है, यू कैन नॉट यूज RTGS, यू हैव टू यूज सम अदर मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है। ये जो नेफ्ट है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर,
इसका जो मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू है वो है 1 रुपीज एंड इसकी भी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। आप कितना भी पैसा नेफ्ट के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन ये जो नेफ्ट है ये वर्क करता है ऑन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मीन्स हर आधे घंटे के बाद एक बैच जाता है। इसका मतलब 24 घंटे में 48 बैच जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो आरटीजीएस है ये रियल टाइम में आपको पैसा इससे ट्रांसफर होगा, इसीलिए इसका नाम ही है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये जो आईएमपीएस है इसका जो मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू है वो है 1 रुपीज और जो मैक्सिमम ट्रांसफर वैल्यू है वो है 5 लाख रुपीज। यानी कि आईएमपीएस के थ्रू आप मैक्सिमम 5 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। एंड इसमें भी रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर होता है, ठीक है गाइस। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास न्यूज है पीआईडीएफ, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है इसको आरबीआई ने बनाया था ऑन 1 जनवरी 2021, ठीक है। किस लिए? टू इनकरेज द डिप्लॉयमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर इन टियर 3 टू टियर 6 सिटीज एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड टियर 3 टू टियर 6 सिटीज में पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करने के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को लाया गया था बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इस पीआईडीएफ स्कीम का जो पहले कॉर्पस था दैट वाज 500 करोड़ रुपीस। इन 500 करोड़ में से 250 करोड़ कंट्रीब्यूट किए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एंड जो बाकी का पैसा है वो कंट्रीब्यूट कौन करेगा? वो कंट्रीब्यूट करेंगे एक तो कार्ड नेटवर्क्स, दूसरा कार्ड इशूइंग बैंक्स। कार्ड नेटवर्क्स मतलब मास्टर कार्ड, वीजा, रुपे, ये कंट्रीब्यूट करेंगे बाकी पैसा एंड कार्ड इशूइंग बैंक्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे टू पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पे याद रखिए, अगस्त 26, 2021 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहा कि बेनिफिशियरीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, इसके जो बेनिफिशियरीज हैं इन टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज, दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। और जो जम्मू एंड कश्मीर है एंड लद्दाख है इनको पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इस स्कीम के अंडर लाया गया एंड इनको डिक्लेयर किया गया एज स्पेशल फोकस एरियाज फ्रॉम 9 जून 2022। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक और चीज आप यहां पे याद रखिए, 31 दिसंबर 2022 को यह न्यूज आई कि ये जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है इसका जो कॉर्पस है वो कितना हुआ है 788.20 करोड़ रुपीस, ठीक है। 31 दिसंबर 2022 को पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का कॉर्पस कितना हुआ था 788.20 करोड़। इसके बाद हमारे पास न्यूज है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड UIDF। आज के क्लास में ही मैंने आपको पढ़ाया कि देयर आर 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनमें से एक है नेशनल हाउसिंग बैंक। इसी के अंडर आता है ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। इसी साल के बजट में यानी कि 2023-2024 के बजट में अनाउंस किया गया था कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा एंड इनिशियल कॉर्पस इसका कितना होगा 10,000 करोड़ रुपीस, ठीक है। एंड हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक ने यह कहा कि इसने ऑपरेशनलाइज किया है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को विद इनिशियल कॉर्पस ऑफ रुपीज 10,000 करोड़। एम क्या है इसका? एम है इसका क्रिएशन ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज, ठीक है। इसके बाद हमारे पास न्यूज है रॉयट प्रोविजन ऑफ आरबीआई इन्वोक्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर। जो स्टेट गवर्नमेंट है मणिपुर की उसने इन्वोक किया है रॉयट प्रोविजन ऑफ आरबीआई। ये जो प्रोविजन है ऑफ आरबीआई ये पहले ऐसे एरिया पे अप्लाई होता था जहां पे कोई नेचुरल कैलेमिटी आई हो, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि ये ऐसे एरिया में अप्लाई किया गया ये प्रोविजन जहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई है, ठीक है। इस प्रोविजन के अंडर होता क्या है? इस प्रोविजन के अंडर होता यह है कि जो भी शॉर्ट टर्म लोन होगा
ऑल द शॉर्ट टर्म लोन्स, सिवाय उनके कि दैट आर ओवरड्यू, यानी कि जिनमें जो ईएमआई है वो नहीं गई है, उनके बगैर जो भी शॉर्ट टर्म लोन होंगे, वह उस एरिया में जो लोगों ने लोन लिए होंगे शॉर्ट टर्म लोन्स, दे आर एलिजिबल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग. ऑल द शॉर्ट टर्म लोन्स आर एलिजिबल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग अंडर दिस प्रोविजन. इसका मतलब मणिपुर में जितने भी लोग हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म लोन्स उठाए हैं लेकिन उन्होंने ईएमआई अपनी स्किप नहीं की है, देयर लोन्स आर नॉट ओवरड्यू. ऑल दो शॉर्ट टर्म लोन्स विल बी एलिजिबल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग. रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि अब उन पे इंटरेस्ट रेट बैंक कम करेगा, बिकॉज यहां पे जो लोग हैं उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उनके घर जलाए गए हैं, उनका जो बिजनेस है वो ठप पड़ा है, लॉस हुआ है उसमें भी. इसीलिए ये जो स्टेट गवर्नमेंट है मणिपुर की, उसने इन्वोक किया है राइट प्रोविजन ऑफ आरबीआई. अब जो बैंक्स हैं वो लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग कैरी आउट करेंगे, यानी कि उन पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम किया जाएगा सो दैट लोगों को राहत मिले. ठीक है, ये जो प्रोविजन है ये आता है अंडर चैप्टर 7 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिलीफ मेजर्स बाय बैंक्स इन एरियाज अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज डायरेक्शंस 2018. आप बस इतना याद रखिए कि जो मणिपुर की सरकार है उसने इन्वोक किया है राइट प्रोविजन ऑफ आरबीआई. ठीक है, एंड इस प्रोविजन के अंडर यह होगा कि जो भी शॉर्ट टर्म लोन होगा उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कैरी आउट की जाएगी. रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो कम की जाएगी सो दैट जो बोरोवर है जिसने लोन लिया है उसको भी थोड़ा सा फायदा हो, उसको भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, एंड जो क्रेडिटर है जिसने पैसा दिया है यानी कि बैंक, उसका भी लोन बैड डेट ना बन जाए. ठीक है, उसको भी थोड़ा सा रिकवर हो जाए पैसा. इसके बाद हमारे पास न्यूज है सब ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ कोहिमा. ये जो कोहिमा है ये कैपिटल है नागालैंड की. यहां पे आरबीआई ने एक रीजनल ऑफिस ओपन किया है एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि हम जल्दी ही अरुणाचल प्रदेश में भी एक रीजनल ऑफिस ओपन करेंगे. ठीक है, ये न्यूज बस इतनी ही है. इसके बाद हमारे पास न्यूज है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड टू शक्तिकांत दास. हाल ही में लंदन में हुए सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023. ठीक है, एंड यहां पे जो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड दिया गया वो दिया गया टू नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन. सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड दिया गया टू नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन, एंड जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनको दिया गया गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023. कहां पे? लंदन में ऑर्गेनाइज किए गए थे सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023. इसी इवेंट के मौके पे शक्तिकांत दास को यह अवार्ड दिया गया. इसके बाद हमारे पास न्यूज है क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन्स. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने क्या किया, इसने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है ऑन क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन्स टू इंप्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स अमंग द पब्लिक. ये एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन्स. ठीक है, ये न्यूज इतनी ही है. इसके बाद जो ये कंपनी है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस दिया है हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने साइन किया है एक एमओयू विद द सेंट्रल बैंक ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. किसके लिए? टू प्रमोट इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया एमओयू विद सेंट्रल बैंक ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यह एस्टैब्लिश करेगा एक ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर एंड एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. कहां पे? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में. उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यह एस्टैब्लिश करेगा एक ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर एंड एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. हाल ही में 4th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया ऑफ G20 टेक स्प्रिंट, एंड इसको ऑर्गेनाइज किया किसने? BIS इनोवेशन हब ने विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड BIS इनोवेशन हब ने साथ में मिलकर ऑर्गेनाइज किया
4th एडिशन ऑफ G20 टेक स्प्रिंट 2023। BIS की फुल फॉर्म है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। इसके बाद हमारे पास न्यूज है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यह पार्टिसिपेट करेगा इन ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यह पार्टिसिपेट करेगा इन ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट एंड इस ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क, ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क। यहां पे ये जो टर्म है ना ग्रीन वॉशिंग, इसका मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी क्लेम करती है कि उनका कोई प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली है लेकिन असल में वो गलत बोल रहे हैं लोगों को, ठीक है, वो मिसगाइड कर रहे हैं पब्लिक को, धोखा दे रहे हैं पब्लिक को, कह रहे हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है जबकि हकीकत में वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है। इस मेल प्रैक्टिस को कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास लिबॉर। ये जो लिबॉर है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। एंड ये न्यूज में इसलिए आई ये रेट बिकॉज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने बैंक्स एंड जो बाकी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनको यह कहा कि आप इस लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट को छोड़ दीजिए एंड ट्रांजिशन कीजिए टू ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स, यानी कि लिबॉर को छोड़ देना है एंड ARR को अपनाना है। लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट इसको छोड़ देना है एंड ट्रांजिशन करना है टू ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स, ठीक है। न्यूज बस इतनी ही है, हो सकता है एग्जाम में आपको इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने हाल ही में एक MOU साइन किया IIT मद्रास के साथ टू डेवलप वॉइस ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। असल में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने MOU साइन किया IIT मद्रास रिसर्च पार्क एंड IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेंटर, इनके साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया टू डेवलप वॉइस ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। ये न्यूज बस इतनी ही है। इसके बाद हमारे पास न्यूज है न्यू 4 की मेजर्स फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स नोटिफाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 4 की मेजर्स नोटिफाई किए फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। बस इतनी न्यूज आप याद रखिए। इसके बाद हमारे पास न्यूज है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका है एक इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप। इस इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप ने हाल ही में एक रोड मैप रेकमेंड किया फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी। एंड ये जो इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप है इसको हेड कौन कर रहे थे? इसको हेड कर रहे थे राधा श्याम राठौर, राधा श्याम राठौर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास न्यूज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है इंडिया एंड तंजानिया को टू यूज देयर नेशनल करेंसीज फॉर बायलेटरल ट्रेड सेटलमेंट। आपको बस यहां पे यह याद रखना है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस कंट्री को और इंडिया को परमिशन दे दी है कि वो बायलेटरल ट्रेड सेटलमेंट कर सकता है इन दियर नेशनल करेंसीज। वो कंट्री है तंजानिया, ठीक है। इसके बाद जो करंट रेपो रेट है अभी जो चल रही है वो है 6.5%, यानी कि अभी के टाइम पे जो रेपो रेट चल रही है वो है 6.5%। इसमें अगर आप 25 बेसिस पॉइंट्स ऐड करोगे तो आपको मिलेगी बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये दोनों हैं 6.75%, ठीक है। अगर आप इस रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स कम करोगे यानी कि 0.25% कम करोगे आपको मिलेगा 6.25% एंड ये है अभी के टाइम पे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, यानी कि रेपो रेट में जब आप 25 बेसिस पॉइंट्स ऐड करते हो आपको मिलेगा बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर आप इसमें 25 बेसिस पॉइंट्स कम करोगे आपको मिलेगा 6.25%, जो कि है अभी के टाइम पे SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अगर आपसे पूछा जाए जो कैश रिजर्व रेशियो है यह अभी के टाइम पे कितनी चल रही है, यह है 4.5%। रिवर्स रेपो रेट इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 3.35% एंड जो SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसकी वैल्यू है अभी के टाइम पे 18%। ये मैंने आपको बिल्कुल फ्रेश रेट्स बताई हैं, ठीक है। एक और चीज आपको यहां पे याद रखनी है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने प्रिडिक्ट किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 जो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट है वो कितनी रहने वाली है 6.4%।
एंड जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है यानी कि इन्फ्लेशन, वो कितनी रहने वाली है फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर, वो रहने वाली है 5.4%। ठीक है। जीडीपी ग्रोथ रेट जो प्रिडिक्ट की है आरबीआई ने फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 वो है 6.4%। एंड इन्फ्लेशन फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर वो कितनी रहने वाली है 5.4%। इट इज अ प्रिडिक्शन गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद हमारे पास न्यूज है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने लॉन्च किया है उत्कर्ष 2.0 फॉर द पीरियड 2023-2025, यानी कि ये एक 3 साल का रोड मैप है ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंप्रूव रेगुलेशन एंड सुपरविजन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक 3 साल का रोड मैप है टू इंप्रूव रेगुलेशन एंड सुपरविजन, उसका नाम है उत्कर्ष 2.0। ठीक है। इसके बाद आपको यह याद रखना है कि स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2022-2023 इस रिपोर्ट को जारी किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। यह न्यूज बस इतनी ही है। इसके बाद आपको याद रखना है डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2023, इसको सेलिब्रेट किया गया फ्रॉम 6 मार्च टू 12 मार्च। ठीक है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी डिजिटल पेमेंट्स अपनाओ औरों को भी सिखाओ। डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2023 इसको सेलिब्रेट किया गया फ्रॉम 6 मार्च टू 12 मार्च। इसकी थीम थी डिजिटल पेमेंट्स अपनाओ औरों को भी सिखाओ। ठीक है। एंड इस डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक के टाइम पे एक हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया एंड 75 डिजिटल विलेजेस प्रोग्राम भी लॉन्च किया। किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है। इसके बाद एक और चीज आपको याद रखनी है, वो क्या है? वो है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2023 इसको कब से कब तक सेलिब्रेट किया गया? इसको 13 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक सेलिब्रेट किया गया। एंड इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। इस फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को भी ऑर्गेनाइज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने सेकेंड ग्लोबल हैकाथॉन हाल ही में ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम है हार्बिंजर 2023। ये इसका सेकेंड एडिशन है। एंड इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। इसकी थीम थी इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने एक सिक्योर वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रवाह। जिसका नाम है प्रवाह। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। एक बार फिर से, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। यह प्लेटफॉर्म किसके लिए है? टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसेस। एप्लीकेशन प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रवाह। प्रवाह की फुल फॉर्म क्या है? पेमेंट फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। इसके बाद न्यूज है रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2022-2023। इस रिपोर्ट को भी जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक कैंपेन चलाई थी जिस कैंपेन का नाम था 100 डेज 100 पेज कैंपेन। 100 डेज 100 पेज कैंपेन। इसके बाद हमारे पास न्यूज है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि कैश इज ट्रैश, यानी कि अगर आपने कैश घर पे रखा, इन्फ्लेशन की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है। इसलिए आप क्या करते हो? आप उस पैसे को जो आपकी सेविंग है आप उसको इन्वेस्ट करते हो। ईदर यू डिपॉजिट दैट मनी इन योर बैंक इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, या आप गोल्ड परचेज करते हो बिकॉज गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड एसेट्स। लेकिन जो फिजिकल गोल्ड होता है उसके अपने रिस्क होते हैं। अगर आप घर पे रखोगे वो चोरी भी हो सकता है, कभी कभी खुदा ना खास्ता घर में अगर आग लग गई तो वो डैमेज हो सकता है। यानी कि फिजिकल गोल्ड जो होता है इट हैज इट्स ओन रिस्क्स। लेकिन जो ये गोल्ड बॉन्ड है ये आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हो, जो डिफरेंट बैंक्स होते हैं वहां से आप इसको खरीद सकते हो एंड आपको इस पे रिटर्न्स भी मिलते हैं, यानी कि इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर आपके पास सेविंग्स है आप उन सेविंग्स को यूज कर सकते हो टू परचेज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें आप परचेज कर सकते हो गोल्ड।
लेकिन ये वो फिजिकल गोल्ड नहीं होता है, ये बॉन्ड होता है। इसमें फॉर एग्जांपल अगर आपने जो मिनिमम है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड अगर खरीदा, इसकी जो वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल 5900 रुपीज, यानी कि अगर मान लो आपने 3 ग्राम्स खरीदे, आपको 5900 मल्टीप्लाइड बाई 3 इतना पैसा आपको जमा करना है। एंड फॉर एग्जांपल अगर इसकी इंटरेस्ट रेट है 2.5% पर एनम, इतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा इस पे, ठीक है। एंड इसमें जो फिजिकल गोल्ड में जो रिस्क होते हैं वो रिस्क इसमें नहीं है, ठीक है, और आपको रिटर्न भी मिल रहा है। यानी कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, इसमें आप मिनिमम कितना गोल्ड खरीद सकते हो? 1 ग्राम, ठीक है। एंड जो मैक्सिमम लिमिट है इसकी वो क्या है? वो है 4 kg फॉर इंडिविजुअल्स। 4 kg फॉर इंडिविजुअल्स खरीद कौन सकता है? खरीद सकता है इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट्स एंड सिमिलर एंटिटीज, ठीक है, या यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे इसको खरीद सकते हैं। मिनिमम कितना खरीद सकते हैं? 1 ग्राम, मैक्सिमम 4 kg फॉर इंडिविजुअल्स। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में भी 4 kg, लेकिन अगर ट्रस्ट होगा, यूनिवर्सिटी होगी या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होगा, उनके लिए जो मैक्सिमम लिमिट होती है दैट इज 20 kg। ये आपको याद रखना है कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, इसमें जो मिनिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट है वो है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास न्यूज है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने ये कहा कि अगर इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनना है इन द ईयर 2047, तो जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो हर साल होनी चाहिए 7.6% फॉर 25 ईयर्स। आने वाले 25 सालों के लिए जो इंडिया है, इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट रहनी चाहिए 7.6% पर ईयर, तभी जाके 2047 में इंडिया एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगी, ठीक है। यह था हमारा आज का सेशन ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो टॉपिक है इट इज मेंशन्ड इन इकोनॉमिक्स पोर्शन ऑफ फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट सिलेबस, इसीलिए जो करंट अफेयर्स है रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।